थिएटर के बारे में पता चला मुझे पहली बार गूगल से, उससे पहले कहीं जिक्र ही नहीं सुना था। शुरुआत में तो थिएटर में वो थिएटर समझ रहा था टॉकीज वाला। कैसे फाइनेंसेस मैनेज करना कितना मुश्किल है वहाँ पे, और एक स्ट्रगलिंग एक्टर के लिए मंथली कितना खर्चा हो जाता है वहाँ? तो खर्च होना तो इस पर डिपेंड करता है व्यक्ति के क्या क्या ज़रूरत है। एक सबसे पहली चीज़ होती है ज़रूरत, फिर उसके ऊपर सब ज़रूरत के ऊपर होती, बाकी आपका खाना पीना चल रहा है। तो वो जो जब 2 साल का पीरियड चल रहा था तो वापस लौटने का मन नहीं किया, यार कुछ हो ही नहीं रहा इतने साल से? वापस लौटने का तो बिल्कुल वो नहीं था। मैं मतलब ऐसे मतलब रहता है ना कि थपेड़े पड़ते हैं ना जब, तो चीज़ें गहराई से समझ में आती हैं। जब चीज़ें गहराई से समझी तो ये था कि भाई ये लोग बन गए, अभी यहाँ आके बैठे हैं, क्या कर रहे हैं हम? इसकी जगह चलो एक्शन, उठो फटाफट जाओ काम करो। ये नहीं इधर जाके ऐसे सपने नहीं बुनना, बैठना नहीं है। हमारा ये था, मेरी जिद इसी पे थी कि भाई मैं हूँ स्किल्ड और मुझे चांस मिलेगा, मैं बताऊंगा, मुझे कोई ऑडिशन तो लो मेरा। अभी युद्ध हो गया, अब मैं खड़ा हूँ तलवार लेके, आ तो जाओ। तो मैं मुंबई में 4:30 बजे में उठता था आने के लिए, 5:30 बजे में बीच पर होता था और अलार्म उठ के मैं बंद करता था। दुपहिया में काम किया आपने, महत्वपूर्ण किरदार था टीपू का। तो टीपू का किरदार मिला कैसे, कैसे दुपहिया में एंट्री हुई? उसका ऑडिशन मुझे रामदादा ने भेजा था, तो उन्होंने मुझे रडार में ले लिया था कि ये परफॉर्म अच्छा कर रहा है। तो उनको काफ़ी बुरा भी लगा कि यार अच्छा खासा लड़के ने परफॉर्म किया था, हो भी गया था और इसके हाथ से निकल गया। तो उन्होंने मुझ पर नज़र रखी हुई थी कि अब इसके लायक का अगर रोल आएगा तो इसको ऑडिशन भेजना है। दुपहिया में कैसे एंट्री, फिर जब पहला दिन सेट का, और कास्ट ऑलमोस्ट मतलब कुछ कुछ एक्टर्स तो लापता लेडीज़ वाले ही हैं, तो दुपहिया में कैसा माहौल था सेट में? तो ये कि बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि स्क्रीन टाइम चाहिए होता है लोगों की नज़र में आने के लिए, वो एक गहरी सच्चाई है। नमस्कार, विस्तार न्यूज़ और विस्तार डिजिटल आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अनंत सिंह, और हमारे इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है और हम हर बार आपको एक ऐसे शख्स से, एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जिसने लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो अचीवमेंट माना जाएगा और जो और लोगों को भी इंस्पायर कर रहा है अपने काम से, और बाकी लोग भी देख के उनको उनके काम की तारीफ़ कर रहे हैं और एक पॉजिटिविटी लोगों के अंदर लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं एक ऐसे एक्टर जिन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया है। लापता लेडीज़ एक फिल्म आई थी पिछले साल, ऑस्कर तक वो गई, नॉमिनेटेड हुई, और उसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाया विलास का। और उसके बाद इस साल ये एक सीरीज़ आई जिसका नाम था दुपहिया, अमेजॉन प्राइम पे। लोग कह रहे थे कि पंचायत के टक्कर की सीरीज़ है, और इसमें इनके रोल को काफ़ी सराहा गया और इन्होंने उसमें टीपू का रोल प्ले किया था, जो स्पर्श श्रीवास्तव जो एक्टर थे उसमें उनका जो दोस्त रहता है। और जब दुपहिया चोरी होती है, आपने अगर सीरीज़ देखी हो तो जब दोनों साथ में जाते हैं तो जो दुपहिया चोरी होती है। तो आज हमारे साथ हैं समर्थ माहौर। समर्थ, बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ और विस्तार डिजिटल पे। थैंक यू। तो समर्थ, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो समर्थ, सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे, एग्जैक्टली आप हैं कहाँ के? सीहोर के, मुंबई के, भोपाल के? एग्जैक्टली वेयर आर यू फ्रॉम? मैं सीहोर मध्य प्रदेश का ही रहने वाला हूँ, मतलब मेरा जन्म सीहोर में हुआ है और पापा भोपाल के रहने वाले थे, पापा का जन्म भोपाल का ही था। उसके बाद पापा मूव हुए सीहोर में, जब से वहाँ पर जॉब लगी। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब है, अच्छा। तो जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपने किए, तो थोड़ा सा टेप को रिवाइंड करते हैं, पीछे लेके चलते हैं। तो सीहोर से निकल के, भोपाल से निकल के मुंबई में कैसे एंट्री हुई, मुंबई शहर के कैसे दर्शन हुए? ये था कि बचपन में स्पोर्ट्स से जुड़ गया मैं। सबसे पहली चीज़ तो यही थी। स्कूलिंग करते करते 10 साल का था जब मैं स्पोर्ट्स में जुड़ गया। एथलेटिक्स खेला मैंने 2 साल, और मैं हर थोड़े थोड़े समय के बाद मैं स्पोर्ट बदलता था। मेरे घर के ही सामने ना गवर्नमेंट स्पोर्ट्स स्कूल था, तो मैं ग्राउंड में, मेरा भाई मैं सब हम लोग खेलने जाते थे ग्राउंड में, तो सामने देखते थे। और मुझे एक्टिविटीज़ का बचपन से शौक है, कूदने को तैयार, भागने को तैयार हमेशा। तो जाते थे ग्राउंड में, वहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन्स को देखते थे, एथलीट्स को खेलते हुए, वो सब करते हुए, तो अच्छा लगा। मैंने भी ज्वाइन किया, एथलेटिक्स खेला, फिर उसके बाद 2 साल फुटबॉल खेला, फिर मैंने मार्शल आर्ट्स ज्वाइन किया। सबसे पहले ताइक्वांडो प्रोफेशनली भी खेला, नेशनल तक खेला और प्रैक्टिस करता रहा। फिर मैंने जूडो ज्वाइन कर लिया। जूडो प्रोफेशनली नहीं खेला, जूडो में बस प्रैक्टिस करता था मैं, 2 साल उसमें भी प्रैक्टिस की। फिर ये सब करते करते स्कूल में डांस वांस भी करता था मैं, और फिर मार्शल आर्ट भी सीख लिया था। तो मार्शल आर्ट डेमोन्स्ट्रेशन देते थे, वो सब देखा होगा, जो कबेलू होता है जो छत के ऊपर उसको तोड़ते हैं, पैर से तोड़ते हैं। हाँ। स्कूल में टीचर्स डे हो, एनुअल फंक्शन हो, हमेशा कुछ भी हो मैं तैयार रहता था पहले से, वो सब चलता था। फिर ये सब करते करते निकल गया, 9th 10th आ गई,
10th में कुछ खास ऐसा था नहीं पढ़ाई। पढ़ाई में मतलब एवरेज थे या कैसे थे? मतलब मैं कर लेता था, 5 सब्जेक्ट तो मैं निकाल देता था। मुझे परेशानी आती थी सिर्फ मैथमेटिक्स में, मतलब बहुत इंटरव्यू में मैंने ये बात बता दी है। सेम पिच भाई, सेम पिच। मैथ में तो मैं भी काफ़ी कमज़ोर था। उसी की वजह से बस मेरा बिगड़ता था, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं हो जाता था पास। और 9th तक तो स्कूल वाले ले जाएंगे, आप नहीं भी जाओगे तो उसके बाद आपका काम, हाँ, उसके बाद तो आपका ही है, बोर्ड आ जाते हैं जब ही। आपको जाना पड़ेगा। तो वो बस मैं थोड़ा पीछे हो गया जाने में। थोड़ा टाइम लग गया, कुछ साल लग गए। लेकिन ये था कि फिर मैंने स्कूलिंग छोड़ दी। मैंने ऐसे ही फॉर्म भर देता था और बस एग्ज़ाम देता था। उसके बदले मैंने क्या शुरू किया कि मैं फिल्में भी देख रहा था, स्पोर्ट्स भी खेल चुका था, और ब्रूस ली की फिल्में, मार्शल आर्ट से जुड़ गया था। तो ब्रूस ली, सॉरी बिग बॉस जो है, नाम तो हमारा लेना ब्रूस ली बनता का ही भी नहीं, फैन है, तो एंटर नाम द ही नहीं ड्रैगन ले उनकी जो सकते। है लेजेंडरी फिल्म है। वो तो इतने मान है कि नाम ही नहीं ले सकते हम तो जो बिग बॉस बोलते हैं उन्हें। तो बिग बॉस की फिल्में बचपन से देखी, और सब उनकी ट्रेनिंग कैसी, कितनी हार्ड ट्रेनिंग करते थे वो सब देखा। तो वहाँ से एक्शन में इंटरेस्ट आ गया वो सब देख के। वहीं से फिर और भी नाम जाने में मुझे पता चल कि इतने अच्छे अच्छे एक्शन करने वाले वो हैं एक्टर्स। टोनी जा है थाईलैंड के एक्शन स्टार, टॉम क्रूज, जैकी चैन हैं, और भी हैं, स्कॉट एटकिंस हैं, जैसन स्टेथम हैं। इन सबको देख के मैं बड़ा हुआ, इनकी फिल्में देख के। तो वो, क्योंकि ये लगता था कि डॉक्टर को अगर डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर की पढ़ाई करता है और डॉक्टर बन जाता है। एक टाइम के बाद मुझे ये बात समझ में आ गई थी, जिसको इंजीनियर बनना उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और वो इंजीनियर बन गया। मैं कहा मैं क्या करूँगा, तू क्या करेगा, मेरे अंदर ये सवाल आता था, क्योंकि पढ़ाई तो ठीक चल नहीं रही है। तो यही था बस। वो देख देख के मुझे लगता था कि ये चीज़ यार शायद मैं कर सकता हूँ, मुझे ये करना चाहिए, यहाँ इंटरेस्ट दिख रहा है मुझे। तो अब सवाल ये था कि बनेंगे कैसे, कैसे बनते, क्या करते हैं। हमारे शहर में तो कोई था नहीं या कोई नॉलेज देने वाला भी नहीं था। टीवी में बस उस समय रियलिटी शोज़ आते थे, वो देखता था कि उधर ऑडिशंस चल रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं, वहाँ चल रहे हैं। तो फिर वहाँ से पता चला कि ऑडिशंस भी होते हैं ऐसे करके। तो भोपाल जाना मैंने ऑडिशंस देना शुरू कर दिया था तो 2014 से। पहला ऑडिशन मैंने दिया था, एक शो आता था सिने स्टार्स की खोज करके, अब तो वो बंद हो गया, बहुत पुराना शो था, रियलिटी शो। वो पहला ऑडिशन वो दिया था मैंने 2014 में। 3-4 घंटे में लाइन में खड़ा रहा था। तो वहाँ तो ऐसे ही चला गया था, मैं दिया, मैंने डांस वांस किया था, तो कुछ रहा नहीं। फिर मैंने क्या किया कि मैं अप डाउन करने के लिए मुझे चाहिए था पैसा, क्योंकि मुझे पता चला भोपाल में ऑडिशंस होते रहते हैं। तो मैं अब क्या करूं, घर वालों को तो पता नहीं था। तो काम वाम करना शुरू किया मैंने, काफ़ी बताता नहीं था। मैंने फॉर्म भर दिया था और मैं एग्ज़ाम दे देता था, बाकी टाइम फ्री हूँ, पापा तो ऑफिस चले गए। मैंने अपना कुछ ना कुछ काम ढूंढ लेता था जिससे मुझे थोड़ा पैसा मिल जाता था, कर लेता था मैं। जिस दिन पता चला ऑडिशन है, छुट्टी मारा, बस पकड़ के मैं भोपाल आ गया, ऑडिशन दिया, फिर वापस चला गया। ऐसा मैंने 2 साल किया लगातार। फिर देखता रहता था गूगल पे सर्च करके एक्टर कैसे बनते हैं, क्या करना पड़ता है। तो थिएटर के बारे में पता चला मुझे पहली बार गूगल से, उससे पहले कहीं जिक्र ही नहीं सुना था। शुरुआत में तो थिएटर में वो थिएटर समझ रहा था टॉकीज वाले। हाँ, तो थिएटर ही बोलते हैं, दोनों को ही थिएटर बोलते हैं। तो मैं सोचता था यार यहाँ कैसे, उधर कौन सिखाता होगा थिएटर में, टॉकीज में पर्दे क्या क्या सिखा रहे हैं, तो देखने जाते हैं। तो बाद में पता चला रंगमंच होता है थिएटर, जहाँ नाटक होते ही ये होता है। फिर दूसरा सवाल ये कि अब कहाँ होता है ये भी पता करो। तो ऐसे ही गूगल में छानते बीनते मुझे पता चला भोपाल में होता है, शहीद भवन है, भारत भवन है, ये है। तो बस चक्कर काट लिया अपना, आ जाता था मैं, मिल नहीं रहा था कुछ। फिर मुझे फाइनली जाके 2016 में मुझे मिला थिएटर ग्रुप एक, मैं करने लगा, थिएटर करने लगा, यहाँ पर थिएटर शुरू कर दिया मैंने। अप डाउन करके कुछ समय कर रहा था मैं थिएटर। तो फिर प्रॉब्लम आने लगी थोड़ा पैसे का मुझे, क्योंकि कैसे चलता, अगर मुझे अब किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है तो मुझे कहीं से फ्री होना पड़ेगा। वो है ना कि कहीं पहुंचना है तो कहीं से निकलना पड़ेगा, तो मैं निकल ही नहीं पा रहा था, ये था। तो बताया, फिर जैसे तैसे मैंने घर पर बताया, पापा तैयार हो गए। मम्मी ने बोला कि यार ठीक है, अभी इसका बोल रहा है, इस चीज़ को बोल रहा है करने का, तो इसमें करके दिखाएगा कुछ, वो करने दो। तो पापा ने सपोर्ट किया फिर थोड़ा मुझे, कुछ मैंने रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी खींचा। मैं इतना जुनून से मैंने चालू करा था कि मैं दिन में 3-3 टाइम तो रिहर्सल जाता था मैं, क्योंकि जो समय ना मेरे पास कम था, मैं लेट हो चुका था। मैं जाना कब चाहता था और पहुंचा कब। मैं 18 साल की उम्र से मैं बोलता था मुझे जाना है थिएटर करना है, लेकिन मैं पहुंचा थिएटर करने 20 में।
20 में या 19 में मैं पहुंचा था थिएटर करने। तब शुरू करा मैंने फाइनली थिएटर, तो मैंने कहा अब समय का दायरा कम कैसे करें, तो मैंने कहा ट्रेनिंग ज़्यादा करते हैं। तो सुबह भी नाटक की रिहर्सल में चले गए, पता चला दिन में किसी ग्रुप में रिहर्सल चल रही है, वहाँ लड़कों की ज़रूरत है नाटक में, वहाँ भी चले गए, शाम को भी चले गए, दिन में 3-3 टाइम रिहर्सल। ऐसे करके मैंने ट्रेनिंग का दायरा बढ़ाया फिर। अच्छा, तो उसके बाद फिर अच्छा एक सवाल और, आपने जितने एक्टर्स के नाम लिए उसमें सारे हॉलीवुड वाले हैं, जैसे जेसन स्टेथम हो गए, अपना जितने भी आपने नाम लिए, जेसन स्टेथम, टॉम क्रूज वगैरह। तो एक मिडिल क्लास से निकले हुआ लड़का जिसने सीहोर शहर से, वहाँ हॉलीवुड फिल्मों की उपलब्धता, तो हॉलीवुड फिल्मों की तरफ कैसे आकर्षण है? क्योंकि पहले तो हम अब देसी लोग हैं, हम लोग इंडियन फिल्म की तरफ, अक्षय कुमार का एक्शन हम लोग देखते हैं। हाँ, नहीं वो भी देखा मैंने। और वहाँ पे मैं कैसे शिफ्ट हुआ, वो जो याद है आपको सीडीज, हाँ, वीसीडी आती थी, डीवीडी आती थी, हम लोग ना हमारे यहाँ पर लेकर आते थे, हम लोग रेंट पे लाते, हाँ वीसीआर लाते थे पहले, 10 रुपए की 20 रुपए की, हाँ किराए पे लाते थे, तो वहाँ पर हम अगर गए तो हमने उन लोगों ने जमा के रखी हुई होती पोस्टर लगे रहते थे सीडी वालों के, हाँ वाली अलग उन लोगों ने लगा के रखी हुई, ये बॉलीवुड एकदम ड्रामेटिक वाली ऐसे रखी हुई। अब वहाँ से देखा तो कोई किसी में ऐसे पंच वाला पोस्टर बना है, कुछ बना है, तो जितनी भी नज़र पड़ती थी मैं सारी ले लेता था मैं। वहाँ से देख देख के पता चला अच्छा ये एक्टर्स हैं, ये फिल्में हैं, और फिर धीरे धीरे पता चला इतने तरह के मार्शल आर्ट फॉर्म्स भी हैं। और देखा मैंने अक्षय कुमार सर भी वो हैं, और विद्युत जामवाल में, वो तो मास्टर आदमी है, तो बचपन से मार्शल आर्टिस्ट के 3 साल की उम्र से कलारी पट्टू कर रहे हैं, बहुत काफ़ी स्किल्ड हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत स्किल्ड हैं वो। मार्शल आर्ट करते करते फिर जब पापा से आपने बोला, उसके बाद फिर मुंबई शहर में कैसे एंट्री हुई? फिर मैंने थिएटर 19 तक कर चुका था। किस किस ग्रुप से जुड़े थे भोपाल में? कोई ग्रुप से जुड़े थे या? पर्टिकुलर तो मैंने एक ग्रुप पकड़ा था, हमारे जो गुरुजी हैं मेरे, आनंद मिश्रा जी, और ग्रुप का नाम है सघन सोसाइटी फॉर कल्चर एंड वेलफेयर। पर्टिकुलर मैंने वो ग्रुप पकड़ रखा था। और उसके अलावा फिर रहता था, हम लोग जैसे साथ में जितने लड़के हैं वो बता रहे हैं अरे वहाँ पर दिन में भी रिहर्सल हो रही है, वहाँ चलते हैं। नीतीश दुबे सर के साथ भी करा, और भी काफ़ी जगह। एक सीनियर उम्र के हैं राकेश सर, उनके साथ किया। फ्रीलांस ऐसे करते रहते थे। नुक्कड़ नाटक भी काफ़ी किए, बहुत किए नुक्कड़ नाटक बहुत, क्योंकि उससे पैसा मिलता था हमें। तो क्योंकि थिएटर में तो बहुत मुश्किल होता था हमारे लिए, पैसा कैसे क्या करें। हालांकि घर से मिलता है लेकिन उसकी एक हद होती है, एक लिमिट होती है। मतलब हमें वो चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमें स्कूलिंग के दौरान कोई ऐसा थोड़ी ना बच्चे को पूरा पैसा दे देंगे। तो ये मेरी स्कूलिंग ये थी, थिएटर था। मैंने वो वाली पढ़ाई नहीं की, लेकिन उसकी जगह ये पढ़ लिया मैंने। तो उतना देते थे घर वाले जितना मुझे ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा मांगना मेरे लिए भी गलत था। तो हम लोग खुद से भी करते थे कोशिश। नहीं, ये तो है। नुक्कड़ नाटक मैं खुद थिएटर किया है मैंने, तो 300-350 नुक्कड़ नाटक हमने भी कर दिए। वही फाइनेंशियल वाली ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक बेसिक जितना अमाउंट है उतना ही मिलता है घर से, पॉकेट मनी कह ले या घर खर्च कह ले, जो भी है। और वो सही भी है। नहीं, आपको अपनी लिमिट्स पता रहते हैं कि हाँ, नहीं, उसी से हम मजबूत बनते हैं। अगर शुरू से हमें फैमिली हमारी सारी चीज़ें अवेलेबल अगर करवाने लगे, तो हम इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि हम खुद से कुछ भी करने लायक नहीं बचेंगे बड़े होने के बाद, कुछ भी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा है ये। मतलब नहीं, बढ़िया। तो फिर जब बताया घर वालों को कि मुंबई शिफ्ट होना है, पहले तो मनाया कैसे? क्योंकि हैं तो मम्मी पापा ही, हाँ, भाई बच्चा कैसे रहेगा, क्या रहेगा, क्या करेगा? उन्होंने तो वो स्ट्रगल देखा नहीं है, जैसा स्ट्रगल सुनते हैं हम लोग कि ऐसे रहते हैं मुंबई में स्ट्रगलिंग एक्टर्स है। तो क्या रिएक्शन था माताजी का, पिताजी का? बोला क्या उन्होंने? स्टेशन पे छोड़ने तो आए होंगे ऑब्वियसली जब आप जा रहे थे। अच्छा, ये मतलब अभी पता चल चुका है, घर वालों को पता है ये सब। और एक प्रोजेक्ट मैं कर चुका था ना भोपाल में ही, एक शॉर्ट फिल्म, और अच्छी प्रोडक्शन की है, रॉनी स्क्रू वाला प्रोडक्शन की। हाँ, तो वो मैंने की, उससे उनको लगा कि नहीं। अच्छा, दिखाई थी पापा को? दिखाई थी? हाँ, पापा ने देखी, और इनफैक्ट उसका तीसरा ऑडिशन पापा ने ही शूट किया। ओह नाइस। 2 ऑडिशन मैंने भोपाल में अपने दोस्तों के साथ बनाए थे, तीसरा ऑडिशन पापा ने शूट किया था मेरा। तो फिर वो तो देख चुके थे, और उससे लगा उनको कि इसकी जो मेहनत है वो सही डायरेक्शन में हो रही है, उसका रिजल्ट निकल रहा है। तो ये पता था उनको। मैंने बोल दिया था कि अब हो गया टाइम। मैंने अपनी चीज़ें फिक्स करके चलता था कि बिल्कुल मैं इतने टाइम तक ही थिएटर करूँगा, इसके बाद मैं निकल जाऊँगा। और मेरा फिक्स था, मैं कहा अब समय हो गया अब मुंबई जाने का, अब मैं जाऊँगा। बोल दिया मैंने घर वालों को कि मुझे जाना है। तो पहले तो ये होता है कि
छोटे शहर में जैसे जो बच्चे रहते हैं, कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, घर से इतना जुड़े हुए रहते हैं ना कि बच्चा कहीं दूर भी चला जाए तो मम्मी पापा को ये लगने लगता है कि खाली सा हो जाएगा एकदम, बच्चा वहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ये रहता है। भले ही हम घर में कितनी धमा चौकड़ी और गदर मचा दें, उससे वो परेशान हो जाए, लेकिन जब हम जाने की बात करेंगे तो उनको दुख भी होगा। ये था। तो पहली बार में उनको यही लगा, पापा मुझसे बोल रहे थे कि मत जा, क्या करेगा यहाँ पे, देख ले कुछ, ये काम मुझे करना है, मैं जाऊँगा मैं। क्योंकि पापा का ये था कि भाई बहन दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, पापा मेरे लिए ये करते थे कि तेरे लिए सब, मैं तुझे सब करवा दूंगा, तुझे क्या करना है यहाँ, तेरे लिए बिजनेस का व्यवस्था करवा दूंगा, तू बैठ, लेकिन तू मेरे साथ रहे। तो पापा का मेरे लिए ये था कि तू मेरे साथ रहे, ये लोग तो पढ़ाई करके अपना अपना जहाँ जाएंगे, छोटा भाई मेरी और बड़ी सिस्टर। हाँ, तो ये कहते थे पापा मुझसे, लेकिन अभी उनको भी अच्छा लगता है मैं काम करने लगा हूँ। तो फिर फाइनली मैं निकला, बोला घर वालों ने चले जाओ, गया मैं, पहुँच गया मुंबई। फिर तो मुंबई जा कर के सबसे पहले कहाँ गए आप, मतलब किसके थ्रू पता चला मुंबई का? पहली बार ना, किसी के साथ गए थे, अकेले गए थे? नहीं, वो कैसे हुआ था अरेंजमेंट कि मेरे थिएटर में एक भैया थे, एक रजत चौहान करके, जयपुर के, राजस्थान के, वो भी थिएटर करते थे। तो उनके कोई फ्रेंड जॉब करते थे मुंबई में, तो मेरे कुछ फ्रेंड पहले से जा चुके थे मुंबई। अभी उनके पास रहने की व्यवस्था थी नहीं वो लोग, क्योंकि रह रहे थे पहले ही 4-4, 5-5 के ग्रुप में। मैंने बोला मुझे जाना है, तो बोले तू चले जा, उसके साथ रह लेना। मैं कहा ठीक है। तो पहला जो मेरा इंतज़ाम रहने का था वो उनके थ्रू हुआ। तो सबसे पहले तो मैं जाके रहा जोगेश्वरी में। जोगेश्वरी बहुत दूर है, वो भी ईस्ट में, आउटर में है एकदम मुंबई। हाँ, वो भी ईस्ट में। तो वहाँ रहा मैं 2-2.5-3 महीने रहा, लेकिन वहाँ से तो मैं परेशान हो जाता था कि आराम नगर बहुत दूर, वहाँ से बहुत दूर, मतलब मुझे 4 घंटे लग जाते थे बस से जाने में, परेशान हो जाता था। तो वहाँ मैं 2.5-3 महीने रहा। फिर मेरे दोस्त जो यहाँ भोपाल में, कुछ दोस्त जो मेरे साथ थिएटर करते थे, उन लोगों ने बोला कि हम लोग भी आ रहे हैं, अपन लोग ले लेते हैं, एक रूम ले लेते हैं। मैं कहा ठीक है, आ जाओ। तो हम लोगों ने फिर पहली बार अपना एक सिंगल रूम लिया था, 9,000 रुपये रेंट था उसका, 4 लोग रहते थे हम। 2,500 में सबने, 2,500 में वो हमने अंधेरी में, वेस्ट में, वर्सोवा में ले लिया, पास में। ओके। तो फिर आराम नगर का जिक्र हुआ, आराम नगर के बारे में ज़रूर बात करना चाहेंगे। आराम नगर मुंबई में एक ऐसी जगह है, बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोग जिन्हें नहीं सुना उनको बता दें। आराम नगर एक अड्डा होता है स्ट्रगलिंग एक्टर्स का। एक कहें कि जितने मुंबई में आपको स्ट्रगल करते हुए दिखेंगे, ज़्यादातर अंधेरी वगैरह में तो रहते हैं, लेकिन आराम नगर वो जगह है जहाँ पे कई लोगों के भविष्य डिसाइड होते हैं, कई लोगों के किसी के बन जाते हैं, किसी के बिगड़ जाते हैं, और कुछ लोग उसी वजह से आराम नगर के कारण ही मुंबई में सर्वाइव करते हैं। तो आराम नगर की क्या कहानी है? आराम नगर के बारे में पहले तो पता कैसे चला, और आराम नगर है क्या वहाँ पे? अगर जैसे कोई एक्टर बनने के लिए मुंबई जा रहा है तो आराम नगर का क्या रोल रहेगा? आराम नगर ऐसी जगह है कि मोस्टली वहाँ पे फिल्म की जो कास्टिंग करते हैं, उन कास्टिंग एजेंसीज़ के ऑफिस हैं, और कुछ प्रोडक्शंस के ऑफिस भी हैं। तो फिल्म एक्टर के लिए तो आराम नगर सबसे ज़्यादा वो है। तो और बाकी भी है, लक्ष्मी इंडस्ट्रियल है, लेकिन वहाँ पे टीवी सीरियल इन सब के लिए होता है। मेन आराम नगर जो है, जो फिल्म का हब है पूरा, उधर बड़ी बड़ी कास्टिंग एजेंसीज़ के ऑफिस है, वहाँ पर कास्टिंग होती है। इसलिए नए एक्टर्स जितने भी जाते हैं वो वर्सोवा में रहते हैं, क्योंकि वर्सोवा और आराम नगर में सिर्फ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो ताकि एक्टर पैदल चले जाए, कवर कर सके, इसलिए मोस्टली लोग वहीं जाकर कोशिश करते हैं कि वहाँ रहें। तो ये जो आराम नगर का जो स्ट्रगल है वो कैसा रहा आपका? मतलब आराम नगर में आप रहे, मतलब ऑडिशन देने जाते थे, रहते वर्सोवा में थे, तो कैसे कैसे ऑडिशन हुआ? सारे ऑडिशन ऑफिस पहले तो घूमते रहे होंगे, और उसके बाद ये भी बताइएगा कि आराम नगर में और एक स्ट्रगलिंग एक्टर जब मुंबई जाता है तो उसका दिन कैसे शुरू होता है और कैसे ख़त्म होता है? आपने अपना भी बताइएगा, और साथ में जो देखा होगा लोगों को, एक एक्टर का मुंबई में, स्ट्रगलिंग एक्टर का दिन कैसे ख़त्म होता है और कहाँ जाके एंड होता है? ये 2 पार्ट में रहेगा, एक लॉकडाउन के पहले का समय और एक लॉकडाउन के बाद का समय। लॉकडाउन के पहले हम लोग गए थे, और 6 महीने बाद लॉकडाउन लग गया था। तो पहले जब हम गए थे तो हमारे सामने ये था कि इंट्रोडक्शन होते हैं एजेंसी में, जिसमें आपको आपका नाम, एज, हाइट, प्रोफाइल बता के आना होता है, देके, और कॉन्टैक्ट नंबर बता के, बस इतना रहता है, ये आपको बताना होता है। तो वो होता था सुबह के टाइम में, 10:30 बजे से शुरू होता था, और 1 बजे तक मोस्टली लगभग सारी एजेंसी में चलता था। उसके बाद से फिर ओपन ऑडिशंस होने लगते थे 1:30-2 बजे से, ये रहता था। तो हम लोग अपने घर से सुबह निकलते थे 9:30 बजे, 10 बजे ठीक आराम नगर पहुंच जाते थे। हम जैसे भी घूमते फिरते, बैठते उठते, कहीं भी छाँव में पहुंच गए।
जाके सब जगह इंट्रो दिया हमने, सारी एजेंसी में धीरे धीरे करके कवर कर लेते थे कि आज इन 2 में दे देंगे, कल इन 2 में ऐसे करके पूरा कवर करते थे। वहाँ के बाद फिर हमारा टाइम वैसे ही हो जाता था, तो हम ओपन ऑडिशंस के लिए क्या होता है वहाँ पे लॉकडाउन के पहले लाइन लगती थी, आ जाओ सब लाइन में लग जाओ, तो 2-2 300 लोग हो जाते थे। कई बार गली चेंज हो जाती थी कि यहाँ से अगर यहाँ ऑफिस है ना, ये डोर है, तो यहाँ से लाइन शुरू हुई है, पूरी गली टर्न हो गई, उस गली तक लोग खड़े हुए हैं। अभी उस गली में जो उनको नहीं पता इधर डोर पे क्या हो रहा है, उस गली तक अभी वो लाइन घूम के आएगी तब उनको पता चलेगा क्या हो रहा है। तो ये होता था कि एक बंदा निकलता है बस फिट नॉट फिट, उसमें से इतने लोग खड़े हैं, उसमें से 4-5-6 को बस फिट बोलेंगे, बाकी नॉट फिट। तो हम लोग फिर वापस से घूमे दूसरे डोर पे, हाँ भाई कुछ चल रहा है क्या, तो बोले हाँ यहाँ चल रहा, तो यहाँ लग जाओ। फिर वहाँ लाइन में लग गए, बल्कि लाइन तो चेंज करने का टाइम ही नहीं मिलता था हमारा। ये समझ लो आप कि 2 लाइन में ही हमारा दिन निकल जाता था, 6 साढ़े 6 बज जाती कब थी। में नंबर आएगा और क्या होगा। हाँ, और कभी कभी ये होता था 4 घंटे लाइन में लगे, 3 घंटे, और जैसे ही डोर पे पहुँचे देने ही नहीं मिला, लाइन में लगना वेस्ट हो गया। तो फिर वहाँ पे जितने ऑडिशन थे उनका इफेक्ट क्या हुआ, मतलब आपको, आपके किन्हीं दोस्तों को कुछ छोटे मोटे जैसे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं ना शुरू में, जैसे कोई साइड रूम मिल गया, खड़ा कर दिया, या एक आध डायलॉग? मैं तो शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हुआ 2 साल तो शुरू के। अच्छा। मैं 19 में गया था, सितंबर 2019 में, और मुझे लापता लेडीज़ मिली है 2021 में, 21 में, 21 के जनवरी में मिली। इतना पीरियड मैं बिना काम के बिना ऑडिशन दिए रहा। तो वो जो जब 2 साल का पीरियड चल रहा था, तो वापस लौटने का मन नहीं किया यार, कुछ हो ही नहीं रहा इतने साल से, मतलब इतने साल तो नहीं, इतने महीनों से मैं लगा हुआ हूँ, 1-2 साल हो गए, कुछ हो नहीं रहा है, तो वापस लौटने का मन तो हुआ होगा, या क्या चीज़ थी जो इंस्पायर कर रही थी रुकने के लिए? वापस लौटने का तो बिल्कुल वो नहीं था। मैं मतलब ऐसे मतलब रहता ना कि अभी युद्ध हो गया, अब मैं खड़ा हूँ तलवार लेके, आ तो जाओ। मेरा ये था, मुझे चांस तो मिले, मैं दिखाऊंगा करके। मेरी जिद इसी पे थी कि भाई मैं हूँ स्किल्ड और मुझे चांस मिलेगा, मैं बताऊंगा, मुझे कोई ऑडिशन तो लो मेरा। और जाहिर सी बात है मैंने किया भी यही, मेरे पास ऑडिशन आता, मैं मोस्टली ऑडिशंस मैंने क्रैक किए हैं, जितने भी अभी मुझे काम मिले मैंने क्रैक किए। कई बार ये हुआ कि फिल्म बंद हो गई या कुछ ऐसा हुआ, तो वो तो फिर वही हमारा डेस्टिनी वाला पार्ट मान सकते हैं, या नसीब, वही उसी की बात है। तो मैं ऐसे जिद पे था, मैं तो जाने का तो कोई सवाल ही नहीं था। मैं मेरे स्टार्टिंग में तो ये था भले ही यहाँ मर जाऊँ, मैं वापस नहीं जाऊँगा। तो घर से फ़ोन आता था कि अब हो गया, वापस आ जाओ, कुछ नहीं हो रहा है ऐसे, मतलब? खैर, जैसा पहले मैंने बताया, मम्मी पापा तो मम्मी पापा ही हैं, पापा का तो आपको सपोर्ट था? हाँ, नहीं, मम्मी का स्टार्टिंग से तो मम्मी का ही था मेरा। मम्मी ने पापा को वो करा, बनाया। तो और लोग भी तो बोलते होंगे ना कि कहाँ भेज दिया इसको, या क्या हो गया, मम्मी पापा के नहीं, अलावा भी लोगों रिलेटिव्स का से तो कॉल या रिलेटिव से बात? ये था कि लोगों का तो शुरू से सुना ही नहीं, और मेरे पापा भी बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के व्यक्ति, उन्होंने मुझसे कभी नहीं कहा कि तू यहाँ पर आ जा, कुछ नहीं हो रहा है। उनका ये कहना था तेरी मर्जी है, तू बस परेशान मत होना वहाँ पे, मतलब तकलीफ़ में मत रहना, तकलीफ़ हो मुझे फ़ोन करके बोलना ऐसा हो रहा है, ये परेशानी है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि तू वापस आ जा, मत कर। उनका बस ये कहना था बेटा तकलीफ़ में मत जीना, बाकी चीज़ें जो हैं होती रहेंगी, मेन ज़िंदगी सुकून से रहनी चाहिए, जो आपकी बेसिक नीड्स हैं वो होनी चाहिए। उनका ये कहना था, उनको कभी डिमोटिवेट नहीं करा उन्होंने, और भेज देते थे उनसे जितना बनता था मुझे भेजते थे पैसे वो, बाकी मैं अपना अर्न कर लेता था। हम लोग इवेंट कर लेते थे मुंबई में, उससे आ जाता था थोड़ा बहुत पैसा और चल जाता था, ये रहता था। क्योंकि बस से ट्रैवल करना और हर कभी कहीं तो जाना ही नहीं, आराम नगर तो पास में, तो हमारे ये था कि हमारी दौड़ बस वहाँ तक थी, आराम नगर तक थी। नहीं चलिए ठीक है, तो ये तो सारे स्ट्रगल की बात हो गई। तो लापता लेडीज़ थोड़ी पुरानी हो गई है, तो पहले लेटेस्ट वाले की बात करते हैं। दुपहिया में काम किया आपने, महत्वपूर्ण किरदार था टीपू का। तो टीपू का किरदार मिला कैसे, कैसे दुपहिया में एंट्री हुई? ये यहाँ पर तो मैं जिक्र करूँगा, जो रोमिल सर हैं, रोमिल मोदी, वो लोग मेरे लिए बहुत, और उनके एसोसिएट हैं राम रावत सर, दादा बोलते हैं हम लोग उनसे। तो लापता लेडीज़ में भी राम दादा ने ही कास्टिंग की। और हुआ क्या था, मैं 2018 में जब थिएटर करता था, तो मैं भोपाल में, वहीं से मैंने एक फ़िल्म आई थी राजकुमार राव की, रूही ऐसा कुछ नाम था, हाँ, एक, उसमें मैंने दिया था ऑडिशन, तो मेरा हो भी गया था
और उसके बाद ये हुआ कि जो कैरेक्टर था उसकी एज सीधा 30 कर दिया 18 से, तो मेरा चांस ही छूट गया। उसका ऑडिशन मुझे राम दादा ने भेजा था, तो उन्होंने मुझे रडार में ले लिया था कि ये परफॉर्म अच्छा कर रहा है, तो उनको काफ़ी बुरा भी लगा कि यार अच्छा खासा लड़के ने परफॉर्म किया था, हो भी गया था और इसके हाथ से निकल गया। तो उन्होंने मुझ पर नज़र रखी हुई थी कि अब इसके लायक का अगर रोल आएगा तो इसको ऑडिशन भेजना है। तो समय निकल गया, कुछ नहीं आया। फिर मैं मुंबई पहुंचा, तब वो लापता लेडीज़ में बिलास का कैरेक्टर मेरे लिए फिट बैठा, तो उन्होंने मेरे को स्क्रिप्ट भेजी। मैं सामने मिला भी नहीं था कभी, और वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उनका ये कि अगर उन्होंने देख लिया किसी के अंदर स्किल्स हैं तो वो पूरी जान से कोशिश करेंगे कि उस व्यक्ति को काम मिल जाए। Okay. बहुत कम लोग हैं ऐसे, बहुत कम है। बहुत कम लोग हैं, सही बात है, लेकिन हम अपना काम करते हुए मेहनत से जब चलते हैं तो ऐसे लोग हमें अपने आप मिलते हैं। ये यूनिवर्स हमारे लिए अरेंज करता है, हमें बस अपना काम करना है, चीज़ें अपने आप अरेंज कर दी जाएंगी। तो दुपहिया में कैसे एंट्री, फिर जब पहला दिन सेट का, और कास्ट ऑलमोस्ट मतलब कुछ कुछ एक्टर्स तो लापता लेडीज़ वाले ही हैं। स्पर्श भाई हो गए, और एक वो लंबे बाल वाले, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जो लापता लेडीज़ में भी थे, प्रांजल। तो वैसा ही माहौल रहा होगा। तो दुपहिया में कैसा माहौल था सेट पर? सेट पे बहुत ही अच्छा था। और जब पता चला कि इस बार रोल बड़ा है मेरा, लापता लेडीज़ में तो मैं फ्रेंड था, इस बार भी फ्रेंड हूँ, लेकिन हर एपिसोड में हूँ, मतलब अच्छा खासा रोल है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि स्क्रीन टाइम चाहिए होता है लोगों की नज़र में आने के लिए, वो एक गहरी सच्चाई है। क्योंकि रहता है ना, किसी चीज़ को जब व्यक्ति ज़्यादा देखता है तो वो दिमाग में बैठती है ना। हम अगर किसी को बार बार दिखेंगे तो उसके जहन में उतरेंगे। अगर ख़राब भी परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके जहन में ये तो रहेगा ना कितना ख़राब परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जहन में है, मेन चीज़ ये। तो वो ज़्यादा दिखना ही जहन में उतारता है। तो ये था कि बहुत अच्छा लगा था कि अब इस बार मिल गया, अब चांस है अच्छा करने का। और जब हमें ज़्यादा स्क्रीन टाइम वाले रोल मिलते तो हमें ज़्यादा सीखने का चांस भी मिलता है, सबसे मेन बात ये थी। तो दुपहिया में यही हुआ कि, और इतने इतने सीनियर एज के एक्टर्स थे, उनकी तो उम्र निकल चुकी है करते करते, तो उनसे जो हमें सीखने को मिलेगा वो चीज़ एक। और काफ़ी एक्टर्स लापता लेडीज़ में और दुपहिया में एनएसडी के ही काफ़ी एक्टर्स हैं उनके। क्योंकि मैं ग्रेजुएट तो था नहीं, वो मुझे कोई नॉलेज देने वाला भी नहीं था। मैं सपने देखता था कि हाँ एफटीआई में जाऊँगा, एनएसडी में जाऊँगा, मुझे कोई नॉलेज देने वाला नहीं था कि उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए होती है। तब तक मुझे पता चला कि उसका एंट्रेंस देने के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ता है, तब तक बहुत समय निकल चुका था। तो मेरे लिए तो वो एक सपने जैसा था कि इन्हीं के बीच अब मुझे सीखने मिलेगा जहाँ मैं जा नहीं पाया, एनएसडी वाले एक्टर्स के बीच। तो ये बात बहुत अच्छी थी। तो दुपहिया ने एक तरह से आपके लिए एक स्कूल का ही काम किया, जो स्कूलिंग आपको नहीं मिल पाई एक्टिंग की, वो मिल गई इसमें। तो दुपहिया के किस्से अगर बताना चाहें, गजराज सर के साथ एक्सपीरियंस, गजराज सर हो गई, उसमें रेणुका मैम है, रेणुका शाहने जी हैं, और अपना शिवानी रघुवंशी हैं, भुवन अरोड़ा भाई हैं, तो इन सब के अलग अलग किस्से होते होंगे। स्पर्श भाई के साथ तो आपके हमने देखे ही हैं इतने सारे, तो कुछ शेयर करना चाहें, कैसा उनके साथ कोई किस्सा याद हो, किसी ने कुछ ऐसी बात बोल दी हो जो उतर गई हो एकदम? तो मतलब दुपहिया का ही किस्सा है। तो जो वो भुवन है वो बहुत मजाक करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे मजाक कर करके रुला लिया था। अगर वो देखेंगे ना तो वो हंसेंगे बहुत, अगर अभी ये देखेंगे क्लिप। तो वो हुआ क्या था कि ऐसे ही उसमें रोल है ना मेरा, तो जो टीपू रहता है उसमें एक लड़की है जो टीपू जिसके पीछे लगा रहता है, रूपा नाम था? नहीं, निर्मल सावली के पीछे लगा होता है टीपू। हाँ, एक वो था। और एक लव स्टोरी इधर अलग चल रही है, किसकी, रोशनी और उसकी, हाँ। तो वो ऐसे करके, तो ऐसे ही बैठे हुए थे, तो ऐसी बात चल रही है, एकदम से प्यार मोहब्बत की बात निकल गई। तो पता नहीं क्या, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मतलब मेरे को रोना बहुत जल्दी आ जाता है। कोई भी ज़रा सा कुछ बोलेगा तो चीज़ें ना भरी रहती हैं पुरानी वाली, खाली ऐसे इतनी आसानी से होती नहीं है। तो कुछ उन्होंने ऐसे ही परेशान कर दिया मुझे थोड़ा सा कि अरे ये बताओ कौन है गर्लफ्रेंड ऐसे करके। मैं बहुत बुरे तरीके से रो दिया था मैं। तो वो घबरा गया एकदम, मतलब टिशू लेके, अरे मैं तो मजाक कर रहा था ये वो। तो डायरेक्टर से बोलते अरे मैडम देखो असली वाला आशिक तो ये, इसको कास्ट करो इस रोल में। गर्लफ्रेंड की बात करने पे क्यों रोती है भाई? मतलब रहता है कि किससे पुराने व्यक्ति के, वो तो बताना नहीं चाहूँगा। मतलब दिल टूटे आशिक हो।
हाँ, तो भुवन भाई के और गजराज सर के साथ जब गजराज सर के साथ बैठते होंगे ऑब्वियसली, जब मैं कास्ट, तो गजराज सर तो मास्टर आदमी है, स्पेशली बधाई हो के बाद तो उनके फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा हो गई है, कहीं भी जाते हैं उनकी कविता का जिक्र हो जाता है बधाई में, जो कविता सुनाई थी उन्होंने उसके बाद। तो उनसे क्या सीखने, उन्होंने कुछ क्या गुरु ज्ञान दिया, रेणुका जी ने कुछ बताया? हाँ, बहुत चीज़ें, क्योंकि करते करते जब जैसे मान लीजिए कि रेणुका मैम के साथ ही सीन चल रहा है या गजराज सर के साथ ही सीन चल रहा है, तो करते करते ही जहाँ हमें कुछ उलझन होती है तो हम सर इसको क्या ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे हाँ इसको ऐसे करो, या ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसा करके देखते हैं अपन, और कोऑर्डिनेट करते हैं, को एक्टर्स करते हैं। कोई चीज़ नहीं होती तो उसको करने का तरीका निकाला जाता है। हर एक्टर्स की एक अच्छाई होती कि ये तो हर एक्टर में ही होगा। आप सेट पर देखोगे ना जाके, तो हर एक्टर में ये चीज़ रहती है कि ये चीज़ अगर नहीं हो रही है तो इसको कैसे करें। तो दोनों एक्टर मिलके, को एक्टर्स मिलके अपना उसका तरीका निकालते हैं, अब क्या किया जाए, या अगर तुझसे नहीं हो रहा है या मुझसे नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ें काफ़ी बीच बीच में हम पूछते रहते थे, गजराज सर से भी, मैम से भी, और स्पर्श से भी काफ़ी सीखा है मैंने। उसका भी एक अनुभव बहुत ज़्यादा इसका, उनका जामतारा के बाद तो उनका एक अलग बना है फैन बेस। तो दोपहिया में काफ़ी सीन ऐसे हुए जहाँ पे उलझन हुई, तो स्पर्श और हम लोगों ने बहुत कोऑर्डिनेट करके वो। नहीं, मुझे वो सीन तो बड़ा मज़ेदार लगा, जो वो बाइक जब चोरी हो रही होती है तो आप घास में घुस जाते हो और स्पर्श बाहर रहता है वीडियो बनाने के लिए, लेकिन वीडियो बना कर आप घास में से निकल के ही नहीं आते हो, फिर बाइक चोरी होकर चली जाती है। वो जो एक था दोनों का कोऑर्डिनेशन, तो ऐसा कोऑर्डिनेशन बनने के लिए दोनों क्या करते थे, बाकायदा बैठ के कुछ वर्कशॉप हो रही हैं या? अच्छा, स्पर्श और मेरा जो सीन्स थे, हाँ नहीं, सबसे बड़ी चीज़ ना यही अच्छा काम तब होता है जब एक्टर्स एक दूसरे से जितना ज़्यादा जाने पहचाने होते हैं। वो चीज़ जो रहती ना कि यार मैं ऐसे करूँगा इसको बुरा ना लग जाए, तो वो जब जहाँ रहता ना तो वहाँ काम ठीक से नहीं हो पाता। अगर इतना जाने पहचाने है कि हाँ मैं नहीं बोलूँगा, ऐसा कर भी दूंगा तो उसको बुरा नहीं लगेगा, वहाँ तक अगर बात है तो काम बेस्ट होगा। तो स्पर्श का यही बहुत एक अच्छी चीज़ है। वो तो और लापता लेडीज़ के टाइम से था हमारा, और उसके काम करने का प्रोसीजर भी बहुत अच्छा है। मुझे अच्छा लगता है कि कोई चीज़ नहीं हो रही तो उसको क्या करें, कैसे कर सकते हैं। दोपहिया में एक बार ऐसे ही हुआ था कि एक सीन था जो पंचायत वाला सीन था, उस समय कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो स्पर्श ने बोला कि हम लोग मिररिंग करते, तो ये और हर बार ऐसा होता है कि आप जब जब काम करते चलोगे ना, हर बार कुछ नई चीज़ जानने मिलेगी। ये एक्सरसाइज मैंने थिएटर में नहीं देखी थी, या जितनी भी मैंने वर्कशॉप की थी उसमें नहीं मिली थी मुझे। मिररिंग में का क्या, तो बोले तेरे कैरेक्टर का मैं परफॉर्म करूँगा और मेरे कैरेक्टर का तू परफॉर्म कर। मतलब टीपू उसने परफॉर्म किया और भूगोल मैंने परफॉर्म किया। उससे क्या हुआ कि जब हम परफॉर्म करेंगे हम एक दूसरे को देखेंगे, तो हो सकता है मुझे मेरे कैरेक्टर में जो मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ वो मुझे देख के सामने मिल जाए क्या था, और एक्चुअल में वही हुआ। तो उसने मेरा परफॉर्म किया, मैंने उसका परफॉर्म किया। ये उसी का आइडिया था स्पर्श का ही। तो कुछ काफ़ी चेंज हुआ था उसने। तो उससे कैरेक्टर में तो काफ़ी निखार आ गया होगा। और जो बाकी दोनों एक्ट्रेसेस जिनके पीछे आप पड़े थे निर्मल के, हाँ, उनके साथ भी एक बनाना पड़ा होगा कोऑर्डिनेशन, क्योंकि आप एक, मैं देखता हूँ कि एक ऐसा कैरेक्टर था आपका जो बता नहीं पा रहा है। हाँ, वो चाह रहा है कि मैं बोलूँ, अब बोल दो दिल की बात, अरे अब मुंह पे आ ही जाती है और वो फिर पीछे हट जाता है। तो वो एक हिचक कैसे लाई? वो तो काफ़ी कुछ तो रियल ही था। अच्छा, रियली था, बस दिल के अरमान ही बाहर आ रहे थे निकल के जो है। मतलब हाँ, काफ़ी कुछ। और हर कैरेक्टर में हम लोग, एक्टर का एक प्रोसीजर होता है कि वो क्या करता है कि पुरानी मेमोरीज से भी कलेक्ट करता है। अपना जो करंट में वो प्ले कर रहा है, तो या तो वो उसकी मेमोरीज में से लेकर आएगा, असल मेमोरी सारी चीज़ें पुरानी उसमें से लेकर आएगा। अगर उसमें से कुछ कनेक्शन नहीं मिला तब वो अपना उस पर डेवलप करेगा कि अब मैं इसको कैसे उतारूं, क्योंकि ये तो मेरे अनुभव में नहीं था। तो तब उसके लिए फिर एक्टर नए कुछ तैयारियां, उसकी एक्सरसाइजेज या जो भी हैं वो करता है। कुछ पुराना तो अब जो भी मोहतरमा रही होंगी आपके, जो छोड़ के गई या आपने छोड़ा उन्होंने छोड़ा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन अब तो मिलना हो जाता है या बातचीत टोटल बंद हो गई? नहीं, कुछ है ही नहीं बातचीत। अच्छा, बातचीत ही नहीं है। तो आप तो खैर जो आपको देखती होंगी कामयाब, तो सोचती होंगी भाई गाना बज जाता होगा ठुकरा के, पता मेरा नहीं प्यार मेरा देखा इंतकाम भी होगा देखेंगे। या नहीं देखा। हाँ, बढ़िया, बड़े एक्सपीरियंस रहा। तो लापता लेडीज़ पे बातें हैं, जो मेन रिकॉग्निशन आपको जो मिला, लापता लेडीज़ का ऑडिशन और लापता लेडीज़ में एंट्री कैसे हुई फिर? तो सबसे, हाँ, 2021 के जन में मेरे पास राम दादा के पास वो
था कि ये इसको कभी कहीं फिट होगा तो इसको ऑडिशन भेजना है। तो उन्होंने मुझे भेजा कि समर्थ एक कैरेक्टर है उसके लिए भेज रहा हूँ स्क्रिप्ट, ऑडिशन बना के भेजो। तो 2 ऑडिशन मैंने भेज दिए थे बना के। फिर एक दिन हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे तो उनका फ़ोन आया, बोले समर्थ प्रोडक्शन से फ़ोन आएगा, बात कर लेना। तब हम इस लाइन का मतलब नहीं जानते थे, आज जानते हैं कि अगर ऐसा फ़ोन आया और ये बोला गया है कि प्रोडक्शन से फ़ोन आएगा बात कर लेना, मतलब आप कास्ट हो चुके हो। तब ये नहीं पता था। तो ठीक है दादा कर लेंगे बात। फ़ोन आया मेरे पास तब मुझे पता चला कि हाँ आपने ऑडिशन दिया था। तो और कहा तब पता चला कि उन्होंने बताया कि मैं आमिर खान प्रोडक्शन से बोल रहा हूँ। और तब नहीं पता था मुझे, तो थोड़ा सा हाथ कँप गए थे, दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी कि आमिर खान कुछ किया ही नहीं और डायरेक्ट सीधा आमिर खान वहाँ प्रोडक्शन। नंबर मतलब। तो मेरे लिए तो ये बात थी कि बहुत एकदम वो हो गया था। तो लेकिन धीरे धीरे फिर क्लियर होता गया, पता चलता गया कि इस तारीख को जाना है। फिर हम लोग किरण मैम से मिले, पहले दिन रीडिंग हुई, वहाँ पर ही मुझे स्पर्श मिल गया क्योंकि नटखट हम करके आए थे साथ। हाँ, नटखट का बताया, हम नटखट पे चर्चा करेंगे अभी तो। हाँ, तो आधी चीज़ तो मेरी वहीं टेंशन फ्री हो गई क्योंकि मुझे वहाँ स्पर्श मिल गया था। तो वो अच्छा आपको पता नहीं था स्पर्श भी है? नहीं, मुझे नहीं पता थी ये बात। वो वहाँ पर आ गया और बैठा हुआ था। फिर मैं पहुँचा तब मैंने उसको देखा कि अरे यार, तो कब हाँ। तो किरण मैम भी बहुत बेफिक्र हो गई थी आधी, तो कि अरे पहले से जानते हो फिर तो हो जाएगा सब कुछ। तो किरण मैम कैसी हैं एज अ डायरेक्टर? मतलब उससे पहले उन्होंने एक ही फिल्म बनाई थी धोबी घाट करके, उसके बाद उनका एक दूसरा डायरेक्शन था। तो किरण मैम कैसी डायरेक्टर हैं, कैसे डायरेक्ट करती हैं? बहुत ही बढ़िया, खुश मिजाज और काम को अच्छे से करने वाली। और वो रहता है ना, एक लोड लेके काम नहीं करना, लोड लेके काम नहीं होता है। और किरण मैम का ऐसा ही काम करने का प्रोसेस कि मज़े मज़े में काम हो जाएगा, मस्ती में काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक दूसरे से नाराज़गी हो जाए, वो भी नहीं होगा। लेकिन उनको पता है कैसे काम होना चाहिए। ओके, तो और आमिर खान प्रोडक्शंस की बात हुई तो आमिर सर की तो बात होनी ही चाहिए। आमिर सर से मिलने का मौका मिला आप लोगों को? तो आमिर सर के बारे में सब लोग क्या, अब मैं रियलिटी के सामने तो पूछ लेता हूँ, हमने पिछली बार भी चर्चा की थी इसके बारे में, आमिर सर कैसे बात करते हैं? क्योंकि इमेज उनकी बनी हुई है ना, ओ त्री ओ माकसम ओ त्री, मतलब रियली में वैसे बात करते हैं या उनका लोगों ने बना दिया? नहीं, वो तो ऑडियंस ही अपने बना लेती है कुछ कुछ देख देख के कैरेक्टर्स को लेके, कि क्योंकि ना ऑडियंस के दिमाग में एक अलग ही रहता है। ये तो हमें पता है कि ऑडियंस को क्या लगता है कि अरे ये लोग एक्टर हैं, इनकी लाइफ बहुत कुछ अलग रहती है, कुछ हुआ रहता है। कुछ नहीं यार, हम भी वैसे ही खाते पीते हैं, मस्ती करते हैं, वैसे ही कपड़े पहनते हैं। ऊपर वाला अच्छा पैसा देगा तो थोड़े से अपने शौक वाले कर लेंगे, या तो फिर ज़रूरत तक चलेगा, ऐसा रहता है। बाकी हमारी लाइफ भी वही है। तो ऑडियंस अपना अपना कुछ कुछ बनाती रहती है हर एक्टर को लेके, किया उसका वैसा उसका वैसा। तो वैसा नहीं है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा रहता है कि आवाज़ को लेके रहता है कि आवाज़ मिलती जुलती है, वो रहता है, ऐसा है। तो आमिर सर आते थे सेट पे, मिलने आए या शूटिंग देखने आए कभी? हाँ, एक बार आए थे, तब हम मिले थे पहली बार। क्या क्या बोले आमिर खान आपको बोले कुछ? हाँ, आमिर सर ने बोला कि यार तुम लोग अपने पहले दूसरे, हम लोग सारे थे, मतलब मैं, प्रांजल और जो दाऊद हुसैन थे उसमें एनएसडी के एक्टर और भी थे। तो उन्होंने कहा कि यार तुम लोग अपने पहले दूसरे एक्सपीरियंस में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मतलब तुम सबके ऑडिशन मैंने ही सिलेक्ट किए देख देख के। उन्होंने खुद देखे आपके? हाँ, उन्होंने ईच एंड एवरी ऑडिशन उन्होंने देखा है और उन्होंने ये बात हमें बताई थी कि हर एक के ऑडिशंस मैंने ही देख के वो किए हैं। तो बोल रहे थे बहुत अच्छा काम कर रहे हो और पहले दूसरे एक्सपीरियंस में इतना अच्छा काम है तो और अच्छा ग्रो कर जाओगे तुम लोग, ये आमिर सर ने बोला था। और एक और शानदार कैरेक्टर था रवि जी का, रवि किशन जी का। अब हम बिहार से तो हमारा पर्सनल प्रेम भी है उनसे, रवि भैया हम लोग बोलते हैं उनके। तो हर हर महादेव बाबू, वो कितनी बार आपने सुना सेट पे। और रवि सर हैं कैसा एग्जैक्टली, मैं नहीं मिल पाया, इतना बड़ा फैन होने के बाद भी आज तक नहीं मिल पाया हूँ। तो रवि सर कैसे सेट है, स्पेशली वो थाने वाले सीन का कुछ किस्सा बताएं अगर, जब वो पानगढ़ बहुत सुंदर है बे, मतलब वो वाला जो सीन आता है जब, उसका क्या किस्सा था वो सीन? हमने सुना 130 या 150 पान कुछ रवि। हाँ, मैंने भी वो काउंट ना, मतलब हमारे सामने तो सर ने बहुत ही खाए, हमने देखा था, लेकिन एक काउंट हमने भी कभी ऐसे सोचा नहीं था कि सर कितने पान खा गए। तो वो काउंट हमने बाद में देखा, अरे 170 कुछ मैंने भी देखा था, कुछ आया था मीडिया में, वो था। खाए तो उन्होंने काफ़ी थे, हमने सामने देखा, मतलब निकाला फिर वापस, क्योंकि रीटेक भी होता है, फिर से करना पड़ेगा, फिर खा रहे हैं, ये था।
और अच्छा है वो रवि सर भी बीच में जब भी ब्रेक होता है तो सारे एक्टर्स से बातचीत करते ही हैं, आप कहाँ से हो, कब आए यहाँ पर, क्या कैसा क्या है, सारी चीज़ें बातचीत करते हैं। और फिल्म इंडस्ट्री के लिए अपना गाइडेंस देते हैं हमेशा कि बेटा देखो ये है कि तुम्हें संभाल के रहना है, यहाँ पे ऐसा भी होगा ऐसा भी होगा, और अच्छा काम कर रहे हो अच्छे से करो, ग्रो करो। तो हमारी पिछली बार जब चर्चा हुई थी आपने कहा था रवि किशन जो है फंसा देते हैं एक्टर को, मतलब उनकी एक ऐसी मास्टरी है कुछ। वो तो मतलब ना हर कहेंगे कि हर स्किल्ड जो सीनियर उम्र के जो एक्टर हैं या वो हैं जिनका अनुभव ज़्यादा या और ज़्यादा जो डिटेलिंग से काम करते हैं, वो जो फंसाने वाली बात है ना, उसका मतलब ये है कि कई बार जब कोई भी एक्टर बहुत ज़्यादा गहराई से काम कर रहा होता है ना, जैसे हम दोनों ही एक दूसरे के को एक्टर हैं, अभी मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपने काम में इतना डूबा हूँ कि मैं कुछ ऐसी चीज़ कर रहा हूँ कि आप मुझे ही देख के मेरे में ही फंस जाओगे, आप अपना भूल जाओगे। मेरे साथ ये हुआ था कि परफॉर्म करते करते अभी मैं कुछ ऐसा कर जाऊँगा कि आपका ध्यान मेरे में फंस जाएगा। तो वो इतना उनका क्या कहते हैं उसको, एक शब्द हम लोग एक्टिंग में यूज़ करते हैं, कन्विक्शन। इस लेवल का इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन उनका वो रहता था कि एक बार तो यही हुआ था, मैं देखते ही रह गया, मैं अपनी लाइन ही भूल गया, उनमें ही देखने में ही रह खो गया, गए उनकी एक्टिंग में, इतना शानदार परफॉर्मेंस देखने में। कर रहे थे वो। और ये बहुत स्किल्ड एक्टर्स जो हैं सीनियर, जो जिनका अनुभव ज़्यादा, हम तो नए हैं अभी तो सीख ही रहे हैं और हम हमेशा सीखना है, इस वजह से वो चीज़ होती है। तो रवि सर का किस्सा हम डिस्कस करें तो आपने बताया रवि जी जो है आप में खो जाते हैं, और इनके अलावा दो एक्ट्रेसेस और थी, नितांशी, प्रतिभा रांटा जी और नितांशी गोयल। तो ये दोनों तो, नितांशी तो बहुत पहले से भी फेमस है, वो चाइल्ड एक्टर है वो। उसके तो बहुत ज़्यादा। तो उन दोनों के साथ कैसा बातचीत होती होगी, वो दोनों हैं कैसी? अच्छा है, मतलब बहुत बढ़िया। और वो तो एक नितांशी तो बहुत अच्छी है, प्यारी सी यार, उसका नाम ही फूलता कैरेक्टर है। तो वो सेट पे हम लोग मतलब नितांशी का ऐसा था कि सबके लिए एक बच्ची है, जो रहता है ना कि किसी फैमिली में कोई बच्ची है जो सब उसके साथ में अपना टाइम वो कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये रहता है। तो नितांशी पूरे सेट पे एक बच्ची की तरह थी, और वो उसकी ज़्यादा उम्र नहीं है, 16 साल की है वो। हाँ, 16 फिल्म के टाइम 16-17 साल की थी, अब तो तब तो और कम थे, अभी शायद 16 की है। तो मतलब मस्ती मस्ती में ही एक बढ़िया फिल्म कंप्लीट हो गई एकदम। हाँ, किताबें पढ़ते हो? पहले पढ़ता था, अभी तो मैं बहुत समय से छूट गया है। कौन कौन सी किताबें कुछ फेवरेट लगी, या मुंशी प्रेमचंद एज मेरे एन एक्टर अगर आप सोचें तो कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए? एक्टिंग को लेके भी और नॉर्मली भी कौन सी अच्छी किताबें हैं? अपने अपने हिसाब से एक राइटर की, वो एक्टर की ना अपनी एक पसंद खुद ही डेवलप होती है। और एक दूसरा ये कि अगर ज़रूरत के हिसाब से देखा जाए तो एक्टर को खुद चुनना पड़ता है कि मेरी अभी ज़रूरत ये है तो मुझे इस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। तो मेरा जो टेस्ट डेवलप हुआ वो मुंशी प्रेमचंद की राइटिंग में हुआ। और कहानियाँ तो उनकी, क्योंकि गोदान जो नाटक आता था वो शुरू से देखा और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। हर कोई उस नाटक को देखते नहीं थे क्योंकि वो इतना सिंप्लिसिटी और इतना, कभी कभी उसमें दुख दिखा रहे हैं तो इतना दुख है कि व्यक्ति कोई कमज़ोर तो देख ही नहीं सकता, ये था। तो देखता था मैं, बहुत देखता था गोदान, वो पढ़ा मैंने। और एक्टिंग को लेके अगर कोई पढ़ना चाहेगा, मैंने तो अभी मुझे एक जो पसंद आई वो सैनफोर्ड माइजनर। किसकी है, राइटर कौन? नाम ही है, अच्छा, सैनफोर्ड माइजनर, किताब का नाम? बुक भी उसी के ऊपर है, सैनफोर्ड माइजनर हाँ। एक्टिंग टेक्निक। अच्छा अच्छा, तो ये एक्टर्स के लिए तो जो स्ट्रगलिंग एक्टर है, वो नाम अगर आपने क्लियरली सुन लिया होगा, टेक्स्ट में हम लिख देंगे नीचे, एक बार फिर से रिपीट कर लेते, क्या नाम है? सैनफोर्ड माइजनर। तो ये किताब अगर एक्टिंग सीख रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये किताब आपके बहुत काम आने वाली है। पढ़ना अच्छा होता है, आपको सभी पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जगह वो नहीं कर सकते कि यही पढ़ेंगे तो सीखेंगे, ऐसा नहीं है। और सीखने के बहुत तरीके होते हैं, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ पढ़ के सीखा जा सकता। मेरे लिए जो सीखना था वो सिर्फ प्रैक्टिकलिटी थी और मेरे अनुभव थे। अच्छा, अनुभवों की बात करें तो अनुभवों में दोस्त बहुत रहते हैं सबके, मतलब दोस्तों का कितना योगदान मानते हो? दोस्ती क्या क्या इम्पोर्टेंस रखती है? मैं आज अगर यहाँ हूँ, अभी जहाँ भी हूँ, मेरे दोस्तों का काफ़ी और अच्छा खासा योगदान है। मुझे दोस्त बहुत अच्छे मिले कि पैसों को लेके ज़रूरत, किसी भी चीज़ को लेके, कई बार ऐसा भी होता था कि रेंट देने के पैसे नहीं हैं तो, और हम लोग सारे इसी तरह से रहते थे, हम जितने नए गए थे ना, कि किसी के पास नहीं है तो हम लोग सब मिलके थोड़ा थोड़ा करके उसको दे देते थे, कितने दिन इसका खर्चा चल जाएगा।
फिर जब किसी के पास नहीं है तो उसके लिए दूसरे लोग उसको मिला के दे देते थे, ये था हमारा। तो इसी तरीके से हमने बहुत अच्छे से किया सर्वाइव, और आज भी करते हैं हम लोग। और मुंबई में जाने के बाद कौन कौन से दोस्त बने? जैसे स्पर्श का तो जिक्र हुआ, स्पर्श से तो दोस्ती हो ही गई होगी, और कौन कौन से इंडस्ट्री में कुछ अच्छे दोस्त अगर बने? लापता लेडीज़ से जो दाऊद भाई हैं, दाऊद हुसैन भाई, बहुत ही अच्छी हमारी समझ है, दोस्ती है, बहुत बढ़िया है। उसी में एक भास्कर भैया थे, उनसे बहुत बढ़िया अच्छा हमारी और फिल्में करते हैं तो दोस्ती हो जाती है अच्छी, इतने लंबे समय साथ में रह के। भास्कर भैया, उनसे बहुत अच्छा है, मिलना जुलना रहता। और दोपहिया में कोमल थी, उससे, और काफ़ी, और बाकी ज़्यादा नाम नहीं लूँगा तो, और है भी नहीं। तो अब एज एन एक्टर के पर्सपेक्टिव से देखें, वर्कशॉप्स का जिक्र होना चाहिए। वर्कशॉप्स जो होती है एक्टर की, तो सारे एक्टर्स वर्कशॉप्स का सुनते हैं, वर्कशॉप ऐसी होती है या कुछ क्या बताया जाता है वर्कशॉप्स? ये एक्टर्स के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ कि वर्कशॉप्स में होता क्या है। ये जितने एक्टर हैं वो सब भी ध्यान से सुन लें अगर देख रहे हैं वीडियो को, तो वर्कशॉप में क्या होता क्या है? या लापता लेडीज़ के टाइम ही वर्कशॉप हुई होगी? फिल्म के टाइम जो वर्कशॉप होती फिल्म है के उसका टाइम और पूछ रहे हैं आप? थिएटर दोनों बता सकते हैं? हाँ, फिल्म के टाइम जो होती है उसके लिए तो ये रहता है कि जब फिल्म में कुछ खास है, या कैरेक्टर्स की जर्नी में बहुत गहराई है, या बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी के अनुभवों में भी बहुत कम होती है, या कुछ ऐसा है, तब वो वर्कशॉप्स अरेंज की जाती हैं। तब उसमें सारे एक्टर्स मिलके फिर उस पर काम करते हैं, उस पर रीडिंग होती है। अगर कुछ वैसा अनुभव नहीं है तो आप अपनी बैक स्टोरी बनाएंगे, या और जितने भी तरीके हैं कि फिर उसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। कुल मिला के आपको हमारी अपनी मेमोरी में उसको उतारना है, उस फील को डालना है अपने अंदर। अगर नहीं है तो वो कैसे डालोगे? उसकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं, उसकी रीडिंग है। आप उसी तरह की बुक्स पढ़ने लगो। रहता ना कि कोई सी बुक है, उसको जब हमने पढ़नी शुरू करी तो आधी पढ़ते पढ़ते हमारी सोच भी वैसी होने लगती है, हम वैसा सोचने लगते हैं। तो इसी तरीके से काम किया जाता है, पूरी साइकोलॉजी के ऊपर, मसल मेमोरी के ऊपर वर्कशॉप में। और जितना भी फिर वो उस डिमांड के ऊपर है कि हमें कितना चाहिए, इसमें कितना करना है, उसके अकॉर्डिंग सब प्लान किया जाता है, फिर काम होता है वर्कशॉप में। बाकी एक्सटर्नल जो वर्कशॉप्स चलती हैं तो सब अलग अलग चीज़ों के ऊपर लेते हैं वर्कशॉप्स। सब ने अपना अपना एक बनाया हुआ, कोई रियलिज़म के ऊपर वर्कशॉप कर रहे हैं, कोई किसी चीज़ के ऊपर कर रहे हैं। तो सब अपना अपना हिसाब से, जिसको जैसा रहता है कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, तो मैं, क्लाउनिंग भी एक चीज़ होती है, तो बोले मैं वहाँ जाऊँगा वो सीखूँगा, कोई वहाँ पर जा रहा है, तो अपने अपने हिसाब से सब चीज़ें चुनते हैं। और क्या होता है ना कि एक्टर भी क्या, आर्टिस्ट कहूँगा मैं, किसी भी तरह का आर्टिस्ट है, उसको खुद तलाशना पड़ता है तरीका जुड़ने का कला से। अब वो कितने तरीके ढूंढता है, कैसे कैसे तरीके ढूंढता है। पत्ते हिलते हैं उसमें कुछ ढूंढ लेते हैं वो लोग, कई अगर ट्रेन जा रही है उसमें कुछ ढूंढ लेते हैं, या कई कैरेक्टर्स उनको मिल जाते हैं ट्रेन के अंदर, बस के अंदर। तो कहीं ना कहीं से मतलब एक ढूंढने का प्रोसेस जो आप कह रहे हैं। हाँ, वो मैं मतलब पर्टिकुलर काम करने को लेकर बात कर रहा हूँ। काम करने का तरीका कि जो रहता है ना, ढूंढते हैं कि अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। या तो मैं ऐसा करता हूँ कि रीडिंग करता हूँ, या फिर डेली इसको 6 बार पढ़ता हूँ तो मेरी सोच में उतर जाएगा। या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि सोते वक्त इस चीज़ को एक बार आंख बंद करके 2-3 बार अपना इमेजिन करके सोऊंगा। तो क्योंकि ये जो हमारे सेंसेस हैं, आँख, कान, स्मेल, टेस्ट और टच, हमारा माइंड सारा डेटा यहीं से लेता है। और एक थिंकिंग मान सकते हैं, अलग से कुछ और मानेंगे तो सारा डेटा बस यहीं से आता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो आपको कोई चीज़ अगर दिमाग में, दिल में बिठालनी है तो इन्हीं सेंसेस के थ्रू आप बिठाल सकते हैं। ये बहुत बढ़िया बात कही। तो जो भी एक्टर हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं या एक्टिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ये बात इम्पॉर्टेंट है कि कैसे वर्कशॉप होती है, कैसे आप सीखते हैं, कैसे एक एक्टर इन्वेंट होता है, जनरेट होता है, अंकुरित होता है एक एक्टर। ये बहुत अच्छी प्रोसेस भाई ने बताई। तो लास्ट क्वेश्चन है कि भाई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? दोपहिया के बाद हम आपको कहाँ देख सकते हैं, और दोपहिया का सीज़न 2 कब आने की उम्मीद है? आने में तो काफ़ी समय है, ऑडियंस को इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं तो यही कहूँगा कि पहले ही देख लो, दोबारा देख लो। पहला दोबारा देख लो आप, और समय लगेगा भी काफ़ी, कह नहीं सकता। स्क्रिप्ट वगैरह राइटिंग चल रही है या शूट डिसाइड हो गया है, क्या हुआ है?
होगा जल्दी शुरू होगा। मतलब आएगा सीजन 2, ये तो पक्का है। ओके, तो बातचीत वगैरह सब फाइनल। अपकमिंग है एक मेरा, वो भी जल्दी शुरू होने वाला है। अपकमिंग मतलब आपका फिल्म है या सीरीज है, क्या शुरू हो रही है? फिल्म है। अच्छा, नाम बता सकते हैं? अभी तो अच्छा, नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, कोई नहीं। तो मतलब आपका एक फिल्म अभी और आ रही है, दुपहिया का अगला सीजन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा और कोई प्रोजेक्ट? और तो नहीं है काम, तो आ पाना इतनी जल्दी जल्दी बहुत तो अभी अभी भी। अभी भी मुंबई ही रह रहे हैं या सीहोर में? हाँ नहीं अभी मुंबई में ही रहा। हाँ, तो वर्सोवा ही है, एरिया बदल काम से लिया? आया हुआ हूँ, अभी भी वर्सोवा अच्छा, में। वर्सोवा ही है, वर्सोवा जिंदाबाद ही है अभी। तो बहुत बड़े एक्सपीरियंस। और भोपाल के बारे में, भोपाल रहे भी हो, भोपाल के बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा? भोपाल के लिए बहुत अच्छा रहा। भोपाल तो मेरी कर्म भूमि कहेंगे कि, क्योंकि यहीं आके मैंने चीज़ें सीखी। और यहाँ जब मैं आया था ना, तो मैं एकदम उससे आया था कि अब मेरी भोपाल आना मेरे लिए ये था कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अब अच्छा एक पार्ट शुरू हुआ था। जो चीज़ मैं चाहता था, जो मैं करना चाहता था, मेरा दिल दिमाग जो जिसके लिए मरता था, वो चीज़ मुझे भोपाल में आके शुरू हुई। तो यहाँ के दिन बहुत अच्छे निकले कि खुशी से मैं उठता था। अपना रहता है ना सुबह उठने का, जब व्यक्ति के पास एक कोई टारगेट होता है ना, एक काम होता है, तो आप देखो कितना चेंज होता है। उसकी चाल ढाल में चेंज होगा, उसकी थिंकिंग में, उसके फीलिंग्स में चेंज होगा। और जब व्यक्ति के पास वहीं ये देख लो कि कोई काम नहीं, उठ के कैसा कैसा वो करेगा व्यक्ति। बिस्तर से उठने में आधा घंटा लगा देगा व्यक्ति, जब कुछ काम नहीं है। तो ये है, इसी तरह का रहता है। तो भोपाल में बहुत काफ़ी चीज़ें सीखी और बहुत करते रहे काम के लिए, कभी रुके नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद समर्थ भाई, विस्तार न्यूज़, विस्तार डिजिटल के साथ जुड़ने के लिए। और निश्चित तौर पे आपको पसंद आया होगा बातचीत, या जैसा भी रहा ये, है ना। और उम्मीद है कि हम दुपहिया का सीज़न 2 जल्दी आए, और इस बार टीपू का कैरेक्टर और ज़्यादा कुछ उसके नए रंग, नई लेयर्स देखने के लिए मिले हमें। और तो आपको कैसा लगा इंटरव्यू, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और कौन कौन लोगों को आप देखना चाहते हैं, किस किस पर्सनालिटी का आप चाहते हैं कि हम इंटरव्यू करें, कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और विस्तार न्यूज़ और विस्तार डिजिटल को देखते रहिएगा। और मैं था आपके साथ अनंत सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।